सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ओमेगा ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन और देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को बोरान फैमिली का पार्ट सेकंड पढ़ना है एंड आई होप कि आप लोगों ने पार्ट वन अच्छे से पढ़ लिया होगा और रिवाइज भी किया होगा और हाइड्रोलिसिस भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। तो पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले अपन ऐसा करते हैं, 2 मिनट हाइड्रोलिसिस और 2 मिनट पार्ट वन को रिवाइज करते हैं। जिस कमरे में बैठे हो तेज चिल्लाकर बोलना, मेरे क्वेश्चन का तेज आंसर देना और लीड लगाकर बेटा पढ़ना, क्योंकि घर पर ये वीडियो बन रहे हैं। आवाज क्लियर तभी आएगी जब आप लीड लगाकर सुनोगे, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोलिसिस में कुछ मैंने बताया ही नहीं यार। एक छोटी सी बात मैंने बताई कि जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा उसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या तो ऑक्सी एसिड में बदल दो या फिर हाइड्रोक्साइड में बदल दो। नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड में बदलेंगे, मेटल है तो उसी स्टेट के हाइड्रो ऑक्साइड में बदलेंगे। अब अगर अपन थोड़ा सा याद कर ले, क्या याद कर ले अपन? ऑक्सी एसिड याद कर ले। जैसे फटाफट बोलना, बोरॉन का ऑक्सी एसिड बेटा बोलो, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला बताओ, H3PO3। कार्बोनिक एसिड, कार्बन का ऑक्सी एसिड कार्बोनिक एसिड, फार्मूला बेटा बोलो H2CO3। नाइट्रोजन हमारे छात्रों को मालूम है, नाइट्रोजन के 2 ऑक्सी एसिड होते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3। फास्फोरस के भी 2 ऑक्सी एसिड होते हैं, H3PO3 फास्फोरस एसिड और H3PO4 फास्फोरिक एसिड। आई होप आपको ये याद होंगे, आपने लिख के इनको याद किया होगा, क्योंकि इनको याद होने पर हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं करना है और बहुत तेज आंसर आता है। याद हो गया बेटा? और बताओ जल्दी से बताओ, अगर सल्फर की ऑक्सी एसिड की बात करें तो कितने थे? 2 सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम लोग बात करें हेलोजन की तो हेलोजन के कितने ऑक्सी एसिड थे? 4 HOX, HXO2, HXO3 और HXO4। Am I right? तो इस प्रकार से जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर नॉन मेटल है तो उसी स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल दो और अगर वो मेटल है तो उसी स्टेट के हाइड्रोक्साइड में बदल दो। अच्छा, ये तो हाइड्रोलिसिस की बात हो गई, आप लोग रिवाइज कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ए ग्रुप की। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। बोरॉन फैमिली, थर्ड ए ग्रुप, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, NH2NP1 मेरे साथ बोलना है हुजूर। फर्स्ट मेंबर है बोरॉन जो एलोमेलस बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्जांपल ये नॉन मेटल होता है, रेस्ट ऑल आर मेटल, ये एलोट्रॉपी शो करता है। B2O3 का रिडक्शन करवा दो मैग्नीशियम से, एमॉर्फस बोरॉन बनेगा। एल्यूमिनियम से करवा दो तो क्रिस्टलाइन बोरॉन आपको प्राप्त होगा। BX3 मोनोमेरिक होता है, वाइल ऑल अदर ट्राई हैलाइड जो होते हैं वो डायमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसीलिए BF4- बनता है लेकिन BF6-3 नहीं बनता। बात करें अगर हम लोग डेंसिटी की तो ऊपर से नीचे जाने पे डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। बात करें हम लोग एटॉमिक साइज की, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से थोड़ा सा छोटा होता है ड्यू टू ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन, पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। गैलियम चौथे पीरियड का है,
चौथी सेल और न्यूक्लियस के बीच में 3D के इलेक्ट्रॉन होंगे। 3D के इलेक्ट्रॉनों की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, दीवार कमजोर होती है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, अंदर का सीटले का साइज हो जाएगा छोटा। बात हम लोग करेंगे बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। ऑसिलेटिंग मैनर में होता है, घटा बड़ा और घटा और बड़ा। बोरॉन इज ए नॉन मेटल, एल्यूमिनियम गैलियम इज ए एम्फोटेरिक मेटल और इंडियम एंड थैलियम आर द प्योरली बेसिक मेटल। हम लोग बेटा बात करेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड की। तो बोरॉन के सारे कंपाउंड कैसे होते हैं बोलो? कोवेलेंट। ये कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि इसका IP1, IP2 और IP3 का समेशन बहुत ज्यादा होता है। BCl3 कोवेलेंट, BF3 कोवेलेंट, BOH का होता है कोवेलेंट, BN कोवेलेंट। लेकिन दूसरे मेंबर की अगर बात करें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो एनहाइड्रस स्टेट में कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट फ्लोराइड। फ्लोराइड एनहाइड्रस स्टेट में भी आयनिक होता है और अगर इनको अक्वस स्टेट में डालते हैं तो ये हो जाते हैं आयनिक, क्योंकि अक्वस स्टेट में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट ओवर समेशन ऑफ 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम लोग अगर बेटा बात करेंगे कि थर्ड ग्रुप के 2 एलिमेंट हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम, जो कार्बन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, अपना कार्बाइड और नाइट्राइड बनाते हैं। आपको याद होगा बोरॉन कार्बाइड B4C, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। बोरॉन कार्बाइड को नॉर्माइड भी कहते हैं और बोरॉन नाइट्राइड आपको याद होगा ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और यही होता है डायमंड लाइक भी। अगर बेटा ये डायमंड लाइक है तो इसका एक नाम और हो जाता है बोराजोन। ये प्लेनर होगा और ये बेटा कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। राइट। हम लोगों ने बेटा इसके बाद ये सब पढ़ लिया था। कुछ और हम लोगों ने पढ़ी थी बोरॉन की, कुछ और हम लोगों ने पढ़ी एल्यूमिनियम की, कुछ और हम लोगों ने पढ़ी। बोरॉन में ट्रिक बताई थी क्या जीत पाओगे और एल्यूमिनियम बताई थी CD बिक गए। उसके बाद बेटा हम लोग कुछ कंपाउंड्स में आ गए थे। अगर हम लोग बात करें बोरॉन के हाइड्राइड की, 2 प्रकार के हाइड्राइड होते हैं बेटा, नाइट्रोबोरेन और आर्केनोबोरेन। BnHn+4 नाइट्रोबोरेन और BnHn+6 आर्केनोबोरेन। फटाफट बेटा बोलो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला बेटा बताओ, बोलो। B3N3H6 इसे बोराजीन भी कहते हैं, बोराजोल भी कहते हैं। ऑर्गेनिक बेंजीन के आइसोस्टीयर होता है, 12 एटम्स होते हैं एंड आई थिंक 42 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। डाइबोरेन का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे अमोनिया से लो टेम्परेचर पर इनिशियली बनता है आयनिक एडक्ट। याद कैसे करवाया था? बोलो 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 2,2,4 BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर हमें मिला था इनऑर्गेनिक बेंजीन। हमारे छात्रों ने देखा डाइबोरेन टॉक्सिक गैस होती है, इसमें 2 होते हैं बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 4 होते हैं नॉर्मल बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अंदर वाला एंगल था बेटा बोल लो 97, बाहर वाला था 120। और जो लुईस बेस होते हैं वो इस डायमर को बीच से क्लिप कर देते हैं, मोनोमर में BH3 में इसको बदल देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। हम लोगों ने उसके बाद बेटा पढ़ा था कि एक बड़ी बढ़िया ट्रिक बताई थी मैंने आपको, फर्स्ट ग्रुप से लेकर 7th ग्रुप तक कोई भी हाइड्राइड होगा ऊपर से नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। हम लोगों ने बात करी बेटा हैलाइड की। तो बोरॉन के हैलाइड कैसे थे बेटा बताओ? मोनोमेरिक फॉर्म में थे, पी पाई बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहे थे। दे ऑल आर लुईस एसिड, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और जो अदर मेटल के हैलाइड थे वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए डायमराइज हो रहे थे। आपको अगर याद हो ये रहा AlCl3, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा दूसरा AlCl3, इसको बनाना बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर है और इस प्रकार से ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। आपको अगर याद होगा मैंने अंदर का एंगल कैसे याद करवाया था, डाइबोरेन के अंदर के एंगल को पलटा दो, दैट इज 79 डिग्री और बाहर का लगभग वही रहता है। वहां 120 था, यहां पर 118 डिग्री का। आपको याद होना चाहिए बेटा ये डायमर स्टेट जो होती है ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट या वेपर फेज में एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि जैसे तुम इसको पानी में डालोगे हुजूर, पानी में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट हो जाता है IP के ऊपर, ये स्टेट रहेगी ही नहीं क्योंकि AlCl3 आयोनाइज हो जाएगा।
Al+3 और Cl-, चूंकि ये पानी में पड़े हुए हैं तो इनका हाइड्रेशन हो जाएगा एल्युमिनियम मैक्सिमम 6 वाटर को ले सकता है और Cl-, हम लोगों ने इसके बाद हैलाइड हो गए थे बेटा, हैलाइड के बाद अपन लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्साइड पढ़ा होगा। ये सब के सब अपना ऑक्साइड बनाते हैं, जनरल फार्मूला M2O3। लेकिन आपको याद होगा थैलियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट होने के कारण थैलियम +1 स्टेट का ऑक्साइड भी बनाता है, राइट। आपको यहां से याद आ गया मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट। डू यू नो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? थर्ड पीरियड के आगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पिक्चर में आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का स्टार्टिंग होता है चौथे पीरियड से, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी स्टार्ट होता है चौथे पीरियड से, दैट इज गैलियम, इंडियम और थैलियम। बात वही है, चौथे पीरियड और उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है बेटा कि चौथे पीरियड और उसके आगे के एलिमेंट में क्या होता है, NH2 वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाते, अनपेयर्ड नहीं हो पाते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1, 2 यूनिट कम। इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। और भी बहुत सारी बातें बताई होंगी, ठीक है। लगभग हो गया, 10 मिनट का रिवीजन हो गया। कोई बच्चा वीडियो आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना, रिवाइज करना मेरे साथ। अब हम लोग बोरॉन फैमिली का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन हो गया ठीक ठाक। अब बेटा पार्ट 2 में हम लोग कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं बोरॉन के। सबसे पहला कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है बोरेक्स या सुहागा। इसका फार्मूला आपको याद होगा, Na2B4O7.10H2O। ट्रिक बताई थी क्या जीत पाओगे, कर्नाइट, ज्वेलर बोरेक्स और प्रिज्मेटिक बोरेक्स। तीनों में Na2B4O7 कॉमन है, .4H2O, .5H2O, .10H2O। 10H2O वाले को सुहागा कहते हैं और इसी को कहते हैं टिंकर। अब कैसे बनाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने पिछली क्लास में एक और पढ़ी थी बोरॉन की, कोलेमिनाइट। कोलेमिनाइट में आप सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए बेटा, क्या होता है देखो, कैल्शियम अपने कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है बोरेक्स, और साथ में बेटा प्राप्त होता है सोडियम मेटाबोरेट। जस्ट ए मिनट, डू यू रिमेंबर बोरिक एसिड H3BO3 या BOH का होल थ्राइस। बोरिक एसिड एक एसिड है, अगर इससे पानी निकालेंगे तो ये मेटाइक एसिड में बदलेगा, याद है पार्ट 1 में बताया था मैंने। तो H3BO3 से पानी निकाला, HBO2 इसका मेटाबोरिक एसिड। अगर HBO2 है मेटाबोरिक एसिड तो BO2 माइनस होगा मेटाबोरेट आए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सोडियम मेटाबोरेट, एंड दिस इज द आवर कंपाउंड बोरेक्स। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सोडियम मेटाबोरेट को अगर कहीं से CO2 मिल जाए तो वापस से किसमें बदल जाता है, बोरेक्स में बदल जाता है, राइट डियर। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोरेक्स, राइट। आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट बेटा देखो, अगला बेटा पॉइंट आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, इट्स अक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बोरेक्स है, Na2B4O7। देखिए बोरेक्स को पानी में घोलने पर, आपने इसको पानी में घोला तो सवाल ये कह रहा है कि पानी में घोलने पर इसका नेचर होता है बेसिक। क्यों होता है बेसिक, आप इधर देखिए। जब हम इसको पानी में घोलेंगे देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा एक आयन है बेटा, ध्यान रखना, पूरा एक आयन है, ठीक है। तो 2 यहां दिया, -2 है, और इस पर चार्ज कितना आया, +1। ये सॉल्ट है। अब देखिए जब हाइड्रोलिसिस हो रही है तो आल्दो अगर ध्यान से हम लोग देखें, हाइड्रोलिसिस का फंडा मैंने अभी आपको पढ़ाया है, प्लस वाला मेटल है तो अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदलेगा, और माइनस वाला अपने हाइड्राइड में बदलेगा। -2 है, 2 H+ दे दो, H2B4O7 बोले तो टेट्रा
बोरिक एसिड। मैं आपको बताना चाहूंगा बोरॉन के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं दे ऑल आर अनस्टेबल एक्सेप्ट बोरिक एसिड H3BO3। बकाया ये भी बेटा अनस्टेबल है, H4B6O11 वो भी बेटा अनस्टेबल होगा। बोरॉन के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं दे ऑल आर अनस्टेबल एक्सेप्ट बोरिक एसिड। तो ये बेटा क्या होता है बताओ, अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट बेटा हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एसिड। तो आप खुद देखो बेटा, ये जो बोरिक्स नाम का सॉल्ट था, इस सॉल्ट के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और बोरिक एसिड कैसा है, वीक एसिड होता है। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसीलिए इसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक। ध्यान रखिएगा हुजूर, नेचर हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही डिसाइड करता है। जिस प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, घर में अगर दो लड़के हैं, एक स्ट्रॉन्ग टाइप का है और एक वीक टाइप का है, तो आप बताओ जरा घर में किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग वाले की चलेगी। अंडरस्टूड है? तो वही बात है ना, स्ट्रॉन्ग वाला हमेशा सॉल्ट के नेचर को डिसाइड करता है। जब इस सॉल्ट को तुमने पानी में घोला, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग बना है बेस, इसलिए इसका नेचर होगा बेसिक। राइट? एक बात बेटा और सुनिएगा, क्लास में पढ़ा रहे होते तो उसको भी और बताया होता मैंने, अब यूट्यूब पे थोड़ा हिंट दे रहे हैं, जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को, बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं। देखो हाइड्रोलिसिस का मैंने तुम्हें ऐसा तरीका बेटा बताया है कि मतलब पेन भी नहीं उठाना है, पेन भी नहीं उठाना है। पॉजिटिव वाले को देखो, जिस स्टेट में है उस स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो अगर नॉन मेटल है, और हाइड्रो ऑक्साइड बना दो अगर मेटल है। ये हमारा तरीका है। मैंने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस को ऐसे भी समझाया था, क्या ऐसे भी समझाया है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, यही तो होता है। अब सुनो बेटा, प्लस को दे दो माइनस, बोलो तो एक प्लस को एक माइनस, NaOH बन गया, और माइनस को दे दो प्लस, दो माइनस है तो 2H प्लस लेगा, तो ये बन गया। एक बात बताओ, इसमें समय लगा कि नहीं लगा? लगा समय, कि तुम सोच रहे हो प्लस को देना है माइनस, माइनस को देना है प्लस। यार कंपटीशन के छात्र हम लोग, ऑक्सी एसिड के जो मैंने भी रिवाइज कराए थे वो बच्चों को याद रहते हैं, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये भी तरीका है। प्लस को दे दो वाटर का माइनस, माइनस को दे दो वाटर का प्लस, ये भी तरीका है। ठीक है, क्या छोड़ो उसको। तो कॉलिमिनाइट का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराया, हमें बोरेक्स प्राप्त हुआ, सोडियम मेटाबोरेट प्राप्त हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाल दे तो ये भी बदल जाएगा बोरेक्स। बोरेक्स को पानी में घोलने पर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, बिकॉज दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। आपकी कॉपी पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। उसी के नीचे खाली जगह पड़ी हुई है, उस खाली जगह में ये लिख लीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट भी लिख लेना कि एक्सेप्ट H3BO3, एक्सेप्ट H3BO3 all other oxy acid of boron are unstable। ये भी दबा के लिख लेना बेटा। ठीक है, तो बोरेक्स की पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा बोरेक्स की है बोरेक्स बीड टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। ये रहा बोरेक्स, प्रिज्मेटिक बोरेक्स, सुहागा या टिंकर। हम लोग जब इसको इनिशियली बेटा गर्म करते हैं तो ये अपने अंदर से वाटर को लूज करता है और ये ग्लासी बोरेक्स में बदल जाता है। और जब बेटा इसको फर्दर हम लोग हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, देखिए बेटा क्या होता है, ये टूट कर हमें देता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड या सेस्को ऑक्साइड।
और इसका मिक्सचर जो होता है एक ट्रांसपेरेंट बीड के रूप में मिलता है। ओके, तो बोरेक्स को जब हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमें NaBO2 और B2O3 का एक ट्रांसपेरेंट बीड बेटा मिलता है, और इस बीड की हेल्प से, सुनिएगा, इस बीड की हेल्प से हम कलर्ड मेटल आयनों को आइडेंटिफाई करते हैं। कलर्ड मेटल आयन आप हमसे पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मालूम है, जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, राइट। तो इसकी हेल्प से हम कलर्ड मेटल आयनों को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी आइडेंटिफिकेशन को, इसी टेस्टिंग को हम कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। तो है तो बहुत सारे बेटा, है ना, हम आपको दो बता दे रहे हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, जैसे आप देखो बेटा, CO+2 और Cr+3। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, ट्रांसपेरेंट बीड तो इन दोनों की होती है, NaBO2 और B2O3 की, लेकिन बोरेक्स बीड टेस्ट जो होता है, आयनों की जो टेस्टिंग होती है, उसमें एक्टिव पार्टिकल होता है B2O3। ठीक, अब सुनो बेटा, ये कलर्ड रेडिकल क्या करते हैं, B2O3 के साथ कंबाइन करके अपने मेटाबोरेट में बदल जाते हैं। बड़ा बोलो किसमें, मेटाबोरेट में। तो यहां पे मिलेगा आपको कोबाल्ट मेटाबोरेट का ब्लू कलर, और यहां बेटा आपको क्या मिलेगा बताओ, क्रोमियम। अपने मेटाबोरेट में बदलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका ग्रीन कलर। अब कोई स्टूडेंट मुझसे ये ना पूछ ले, गुरुजी इनका फार्मूला क्या होगा। भैया बहुत शुरू से पढ़ा रहा हूं, फार्मूला बनाने का तरीका है क्रिस क्रॉस। कोबाल्ट क्या है, ये आयन है, और मेटाबोरेट आयन कौन सा होता है बोलो, BO2 माइनस। ये कितने बार बताया भैया, बताओ, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, कोबाल्ट मेटाबोरेट, राइट डियर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। क्रोमियम मेटाबोरेट बेटा बोलो, क्रोमियम Cr+3 है, मेटाबोरेट BO2 माइनस, क्रिस क्रॉस करिए, क्रोमियम मेटाबोरेट, ये बनेगा, राइट। ओके, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। कॉपी पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है कॉपी पर। एक काम बस ये कर दो कि यहां पर डबल टिक करो, बोरेक्स बीड टेस्ट की रिस्पॉन्सिबल कौन है, B2O3, लेकिन ट्रांसपेरेंट बीड किसकी होती है, NaBO2 प्लस B2O3। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगले पेज पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। बोरेक्स का अपन स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पेन कॉपी बंद हो जाए, कॉलम का फॉर्मूला बोलो, Ca2B6O11। कैसे बनाओगे इससे बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा के बोरेक्स के साथ क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट को बोरेक्स में कैसे बदलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। बोरॉन का कौन सा ऑक्सी एसिड स्टेबल होता है, बोरिक एसिड। बाकी सब क्या होते हैं, अनस्टेबल। किस में बदल जाएंगे, बोरिक एसिड। ओके, बोरेक्स बीड टेस्ट में ट्रांसपेरेंट बीड किसकी मिलती है, सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3 की। रिस्पॉन्सिबल कौन है फॉर बोरेक्स बीड टेस्ट, B2O3। ये जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, इसमें कलर्ड मेटल आयन किस में बदल जाते हैं, अपने मेटाबोरेट में बदल जाते हैं। ओके, बोरेक्स का आपको सॉल्यूशन कैसा होता है बताओ, एसिडिक या बेसिक, बेसिक। क्यों, बोरेक्स Na2B4O7 पानी में डालोगे, हाइड्रोलिसिस होगी, बेस बनेगा NaOH, एसिड बनेगा H3BO3। बेस है स्ट्रॉन्ग, एसिड है वीक, तो नेचर क्या होगा, बेसिक। हुजूर, अब हम लोग बोरेक्स के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। पेन कॉपी बंद कर दो और देखो, देखिए बोरेक्स सुहागा, ये सुहाग नहीं है, सुहाग नहीं है, सुहागा है Na2B4O7.10H2। एक्चुअली तो क्या होता है बेटा, 10 वाटर में से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर
समथिंग ये होता है Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O। 10 वाटर में से 2 वाटर अंदर जाते हैं, बॉन्डिंग में जाते हैं। प्लीज बेटा आप ये बिल्कुल मत याद करिए। क्यों ना याद करो? अबे याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे O5 था कि O4 था, OH4 था कि OH5 था। इसलिए मेरी बात सुन बेटा, आप उसको मत रखो, आप दिमाग में ये रखो कि 2 वाटर बॉन्डिंग में जाते हैं। अब अंदर क्या होता है समझना बेटा। देखिए कितने बोरॉन है? 4। आपने एक 4 मेंबर रिंग बनाई। कितने बोरॉन है? 4। 4 मेंबर रिंग बनाई। चारों कॉर्नर पर अपना बोरॉन भाई है। याद है मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है भैया। आइकोस से हेड्रल टाइप स्ट्रक्चर, 12 कॉर्नर और 20 फेसेस। और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलियम, ड्यू टू अनयूजुअल Ga2 टाइप स्ट्रक्चर। ये देखो, अब जो 5 ऑक्सीजन होते हैं ना, वो बोरॉन के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। एक बचा ना, ठीक सुन रहे बेटा? आप लोग समझ रहे होंगे Na2 प्लस 2 1 कम 2 तो ये 2 बाहर गया, -2। सोडियम और इस अंदर वाली चीज के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। मतलब दो Na+ है, इस पर 2 माइनस है और बाहर एक H2O है। अभी बेटा हमारे पास 4 बोरॉन है, ठीक है। इन चारों बोरॉन से जुड़ा हुआ है OH। तो बड़ा होता क्या है एक्चुअली आप ऐसे हमेशा याद रखो कि 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन बोरॉन के बीच में इंसर्ट है। मतलब 5 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो ब्रिज ऑक्सीजन के तरीके काम कर रहे हैं। बताओ क्यों ब्रिज? 2 बोरॉन को जोड़ रहा है ना, जोड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं? ब्रिज। नदी के 2 किनारों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रिज। तो यहां पे 5 ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज के तरह काम कर रहे हैं और हर बोरॉन पर एक क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो OH कितने हुए? 4। जितने बोरॉन होंगे उतने OH होंगे, जितने बोरॉन होंगे उतने OH होंगे। और ब्रिज ऑक्सीजन कितने हैं? 5। तो ऐसे आपको याद हो गया। आप ये मत याद करो, आप इसको दिमाग में रखो। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर बना Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O। तो 5 होगा इसके पास ब्रिज ऑक्सीजन और 4 होगा इसके पास OH। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बोरेक्स। ठीक है, आप सुना बनाए कॉपी पर बनाए। अब मेरी बात सुनो, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो 2 बोरॉन ऐसे हैं जिन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, हाइब्रिडेशन होगा sp2। और 2 बोरॉन ऐसे हैं जिन्होंने 4 बॉन्ड बनाए हैं, हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो सुन लो बेटा, आपकी कॉपी में इसके राइट में जगह खाली पड़ी है, वहां पे पहला पॉइंट लिखेंगे 2 बोरॉन आर sp2 hybridized having 6 electron in valence, 2 2 4 2 6, and 2 boron are sp3 hybridized having 8 electron in valence, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो बोरेक्स में 2 बोरॉन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, sp2 है, और 2 बोरॉन ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट पूरा है, sp3। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। कितने ब्रिज ऑक्सीजन है? 5। दूसरा पॉइंट लिखो 5 ब्रिज ऑक्सीजन। इट मींस कितने बीओबी बॉन्ड है?
एक बीओबी, दूसरा बीओबी, तीसरा बीओबी, चौथा बीओबी और पांचवा बीओबी। जितने ब्रिज ऑक्सीजन होंगे उतने ही बीओबी बॉन्ड होंगे। इंप्लाइज 5 बीओबी बॉन्ड। वहीं पर जगह खाली है, राइट में जगह खाली पड़ी है, छोटा छोटा लिखिएगा, राइट। तीसरा पॉइंट सुनो बेटा, ध्यान से सब देखना। बोरिक्स का अगर हम लोग पानी में घोलें और इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो एक क्वेश्चन बेटा हमारे एग्जाम में आता है कि कौन सा बफर बनाता है, एसिडिक बफर या बेसिक बफर। तो ध्यान सुनिएगा, इस स्ट्रक्चर को देखिए। अब मेरी बात सुनना, हम अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, क्या करवाएं बेटा, हाइड्रोलिसिस देखना बेटा, तो बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे। माइनस को मिलेगा वाटर का H+ और प्लस को मिलेगा वाटर का OH-। ध्यान सुनिए, ध्यान देना, ये अच्छा पॉइंट, ठीक है। देखो इसको देखो बेटा, मान लो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, मान लो, तो ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस को मिलेगा वाटर का प्लस, प्लस को मिलेगा वाटर का माइनस। O नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज, तो माइनस को मिलेगा वाटर का प्लस, प्लस को मिलेगा वाटर का माइनस, माइनस को मिलेगा वाटर का प्लस, प्लस को मिलेगा वाटर का माइनस। अगर लोग ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बी 4 OH, बी OH का होल 4 और एक माइनस चार्ज इसके ऊपर होगा। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नॉर्मली तो बोरॉन बेटा 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर किसी बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इस बोरॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसने ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया होगा, मतलब उस बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन कन्वर्ट हो जाता है बेटा। अब जगह नहीं है मेरे पास, इसको रब कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन कन्वर्ट हो जाता है बेटा BOH का होल 4 माइनस में, ठीक, प्लस, बराबर। जैसे इसका कराया वैसे इसका कराएंगे, ठीक। और ये वाला और ये वाला जो बोरॉन होता है, sp2 वाले जो बोरॉन होते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये बॉन्ड टूट ही गया है, इधर देख लो बेटा, माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा माइनस। तो ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन जो होगा BOH का होल थ्राइस, मतलब बोरिक एसिड में बदलेगा। कितने मोल, 2। ऐसे लिख दो, या आप इसको जानते हो, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, आप खोल के लिख सकते हो H3B होती। ध्यान से देखिए बेटा, बोरिक्स का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें 2 बोरॉन sp2 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्टेट पूरा किया है, sp3 है। जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, जब इसको हमने पानी में घोला, तो आप देखिए आपको 2 मिले हैं बोरिक एसिड और 2 मिले हैं उसके सॉल्ट, ठीक है। तो दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब कोई ये ना कह दे कि गुरुजी ये कंजुगेट बेस क्या होता है। देखो बेटा, हम लोग अंतिम समय पे चल रहे हैं, ये सारी बेसिक चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कंजुगेट बेस रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था, जब किसी का कंजुगेट बेस बनाना होता है तो हम H+ को बाहर निकालते हैं। B फॉर बेस बनाना है, B फॉर बाहर निकालो H+। H+ को बाहर निकालते हैं, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर H+ बाहर ना निकालना हो तो OH- को अंदर ले सकते हैं, राइट। BOH का होल थ्राइस, हमें इसका कंजुगेट बेस बनाना था, या तो H+ को बाहर निकाल लो और या फिर OH- को अंदर ले लो। तो हमने OH- को अंदर ले लिया और ये बन गया, मतलब वीक एसिड प्लस इस कंजुगेट बेस। आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, वीक एसिड plus its conjugate base, this mixture is called acidic buffer. This mixture is called acidic buffer. तो बोरिक्स का जो aqueous सॉल्यूशन होता है, जिसका नेचर होता है एल्केलाइन
और जो काम करता है एसिडिक बफर की तरह, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव वीक एसिड बोरिक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस. वीक एसिड विद इट्स कंजुगेट बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर. राइट डियर, ये ध्यान रखिएगा. जैसे इसकी होगी वैसे इसकी होगी, मैंने करा के नहीं दिखाई है. जैसे इसकी होगी वैसे इसकी होगी. ठीक है, आप सुनना. एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां पर आता है बेटे. सवाल आ जाए, 1 मोल बोरेक्स कितने मोल एसिड HCl से रिएक्शन करेगा. एक सवाल ये आ जाएगा. तो ध्यान से अगर देखें, HCl से रिएक्शन करानी है और HCl इज ए मोनोप्रोटिक एसिड. एसिड से रिएक्शन करेगा बेसिक वाला पोर्शन. मतलब 1 मोल बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें 2 मोल एसिड है और 2 मोल उसका कंजुगेट बेस है. देखो तुमने सवाल ये पूछा कि बताइए 1 मोल बोरेक्स कितने मोल HCl से रिएक्शन करेगा. है ना, एसिड से रिएक्शन कौन करेगा? बेस. तो इससे रिएक्शन ये तो करेगा नहीं, इससे रिएक्शन करेगा ये. और 1 मोल बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में इसके कितने मोल है? 2. कितने मोल है? 2. तो अगर इसके 2 मोल है तो इसके भी कितने मोल लगेंगे? तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 1 मोल बोरेक्स रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl? यस, मैं लिख सकता हूं. इसी के नीचे लिखना बेटा, 10 1 मोल बोरेक्स react with 2 मोल HCl. ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बोरोन का खेल समझ में आया. अगर मैं आपसे पूछूं, आग बंद करके बेटा बोलना, स्क्रीन को देख के मत बोलना कि जो क्या जीत पाओगा, जो प्रिज्मेटिक बोरेक्स है, सुहागा या टिंकल, जिसका फार्मूला आप लोग जल्दीबाजी में बोलते हैं Na2B4O7.NH2O, बताओ इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. तो प्लीज वो नहीं देखेंगे, स्ट्रक्चर को दिमाग में लाओ. ओके, Na2 और 4 बोरॉन है तो 4 OH होंगे और 5 ब्रिज ऑक्सीजन है. तो Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O. ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया बोरॉन का एक कंपाउंड बोरेक्स. ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है कि कॉलेमिनाइट से कैसे बनाओगे बोरेक्स. Na2CO3 से रिएक्शन करवा के. बोरॉन के सारे ऑक्सी एसिड अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट बोरिक एसिड. बोरेक्स बीड टेस्ट कलर्ड मेटल आयन के साथ ट्रांसपेरेंट बीड रिएक्ट करती है और मेटाबोरेट के रूप में हमें कलर जो है वो दिखाई पड़ते हैं. इसी को कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट. ओके, आफ्टर दिस ऑल नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एल्यूमिनियम. सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मैं पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका हूं कि एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो उसकी एक इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइट, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में पाई जाती है हमारी धरती में, इसी से करते हैं. आप हमसे पढ़ चुके हो जनरल एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी. मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब किसी ओर से, ओर और मिनरल में अंतर याद आ गया, मैं बताने वाला नहीं हूं. जब किसी ओर से उसकी मेटल को अलग करते हैं तो इस फिनोमिना को कहते हैं मेटलर्जी. इस मेटलर्जिकल ऑपरेशन कितने स्टेपों में होता है? आपको याद होगा कि 3 स्टेपों में होता है. सबसे पहले इम्प्योर ओर से हम बनाते हैं प्योर ओर. प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफैक्शन. प्योर ओर का रिडक्शन करवाते हैं, हमें प्राप्त होता है इम्प्योर मेटल. दिस इज द सेकेंड स्टेप. और इम्प्योर मेटल का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं और हमें मिलता है प्योर मेटल. दिस इज द थर्ड स्टेप, रिफाइनिंग.
तो किसी भी ओर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 3 चरणों में पूरा होता है, 3 स्टेपों में वो काम पूरा होता है। लिखा है कॉपी पर, क्या लिखा हुआ है? इम्प्योर ओर से प्योर ओर, प्योर ओर से इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल, आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहला काम किया जाए। सबसे पहला काम किया, हटा दे रहे बेटा क्योंकि बोर्ड छोटा है। सबसे पहला काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब समझ गए हो? फर्स्ट स्टेप, इम्प्योर ओर से हम बनाएंगे प्योर ओर। देखिए, इम्प्योर बॉक्साइड को प्योर बॉक्साइड में बदलने के 3 तरीके बेटा मेरे पास होते हैं। बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस। बेयर प्रोसेस का मेनली इस्तेमाल करते हैं टू प्यूरिफाई रेड बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड हम लोग उसे कहते हैं जिसमें मेनली इंप्योरिटी हो Fe2O3 की। ठीक है। सरपेक प्रोसेस से मेनली हम लोग प्यूरिफाई करते हैं व्हाइट बॉक्साइड को, और व्हाइट बॉक्साइड हम लोग उसे कहते हैं जिसमें बेटा इंप्योरिटी होती है सिलिका की। और जब दोनों की इंप्योरिटी हो तो हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग ट्रिक, बेयर में आ रहा है आर, तो आर से आया आर। बेयर प्रोसेस इज फॉर रेड बॉक्साइड। सरपेक बोले तो एस, एस बोले तो सफेद, और बालू क्या होती है? सफेद होती है। इसलिए जब सिलिका मतलब बालू, सिलिका मतलब बालू, तो एस फॉर सरपेक, एस फॉर सफेद, सफेद होती है बालू, मतलब सरपेक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जब सिलिका की इंप्योरिटी हो, और बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जब Fe2O3 की इंप्योरिटी। आगे बोलो क्या करते सुनो। बेयर प्रोसेस में हम लोग डालते हैं NaOH। जिन बच्चों ने मेटलर्जी हमसे पढ़ी है वो समझ गए होंगे। NaOH को कहते हैं लीचिंग एजेंट। क्या कहते हैं? लीचिंग एजेंट। लीचिंग एजेंट हम उसे कहते हैं बेटा जो ओर को डिसॉल्व कर ले और इंप्योरिटी वहीं पर छूट जाए। तो ऐसा केमिकल जो प्योर ओर को डिसॉल्व करने का काम करता है उसे कहते हैं हम लीचिंग एजेंट। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं सब बता चुका हूं। बॉक्साइड बोले तो Al2O3, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोले तो एम्फोटेरिक मेटल, और जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल होती हैं वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटेट। राइट, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स एलिमेंटेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि ये फार्मूला कैसे बना, तो मैं बताने वाला नहीं हूं, कम से कम 100 बार बता चुका हूं। इसका ऑक्साइड और एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड दोनों को जोड़ दो तो एलिमेंटेट का फार्मूला बन जाएगा। ये डिसॉल्व हो गया, जो इंप्योरिटी होती है वो यहीं पर सेटल डाउन हो जाती है। ठीक, जिस बर्तन में रिएक्शन कराओगे तो वाटर में ये डिसॉल्व हो गया और इंप्योरिटी जो तली में बैठ गई। एक छन्ना लगाया, छन्ने में इस सॉल्यूशन को डाला, NaAlO2 वाटर में डिसॉल्व है, छन्ने छन के चला गया नीचे, और जो इंप्योरिटी है Fe2O3 की वो छन्ने के ऊपर रह गई। इंप्योरिटी अलग हो गई, NaAlO2 अलग हो गया। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा यहां पर आओ जरा। हॉल प्रोसेस में हम लोग बेटा क्या करते हैं, यहां पर बेटा हम लोग यूज करते हैं NaOH के स्थान पर Na2CO3। तो बेटा दोनों सेम चीज है। अगर इसके अंदर से हम CO2 को हटा दें तो यहां पर भी तो Na2O बचा। भाई Na2CO3 इज द सॉल्ट ऑफ NaOH बोले तो Na2O, और H2CO3 बोले तो CO2। बोलो बेटा, मेटल ऑक्साइड बोलो या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बोलो, भैया एक ही बात है, कल ही तो पढ़ाया है हाइड्रोलिसिस में। नॉन मेटल के ऑक्साइड एनहाइड्राइड बोलो या ऑक्सी एसिड बोलो, एक ही तो बात है।
तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ Na2O and CO2. CO2 एसिडिक है, अलग हो गई, और ये बेस क्या करेगा, एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एलिमेंटेड के फॉर्म में डिसॉल्व कर लिया, इंप्योरिटी वहीं पर सेटल डाउन होगी। सरपेक प्रोसेस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, सरपेक प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, कोक प्लस नाइट्रोजन का। दो क्या होगा, ये कोक बेटा क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, बॉक्साइड इज Al2O3, बोलो, रेड्यूसिंग एजेंट है, ये Al2O3 से ऑक्सीजन को घसीट लेगा, CO के फॉर्म में अलग हो गया, क्या बचा, एल्यूमिनियम, Al2O3 से इसने ऑक्सीजन घसीट लिया, क्या बचा, एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से क्या करेगा, कंबाइन। पिछली क्लास में बता चुका हूं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप के दो मेंबर हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा और अपने नाइट्राइड के रूप में अलग हो जाएगा। सवाल बेटा ये उठा, इनकी इंप्योरिटी वहीं पर सेटल डाउन हो गई और ये पानी में डिजोल्व होकर छन्ने में बह के नीचे चले गए, यह इसका क्या होगा, इस सिलिका का क्या होगा। यहां पर तो कोई ऐसा लीचिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर नहीं रहे। सुनिए बेटा क्या होता है, सरपेक प्रोसेस जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, और उतने हाई टेम्परेचर पे होता क्या बेटा, ये रेड्यूसिंग एजेंट ना सिर्फ बॉक्साइड से ऑक्सीजन को घसीटता है बल्कि ये सिलिका से भी, जगह नहीं है, ये सिलिका से भी ये कोक ऑक्सीजन घसीट लेता है और इसको सिलिकन में बदल लेता है, और चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये सिलिकन जो है वो वेपर के रूप में बाहर चला जाता है, वोलेटाइल ऑफ। ठीक है, तो ये इंप्योरिटी क्या हो गई, अलग। ठीक, तो अब क्या पढ़ा आपने, बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस। बेयर में एल्यूमिना जो था वो NaLO2 में बदल गया, हॉल में भी जो एल्यूमिना बॉक्साइट NaLO2 में बदल गया, और सरपेक में जो एल्यूमिना था बॉक्साइट वो AlL में बदल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को हम लोग एक कॉमन चीज में बदल देते हैं, और वो कॉमन चीज है AlOH का होल थ्राइस, आइदर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, किस बदल दिया, AlOH का होल थ्राइस, और इस AlOH के होल थ्राइस का जगह नहीं है मेरे पास, इधर कर दे रहा हूं, इस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे झेल के गर्म करते हैं बेटा, तो ये बदल जाता है Al2O3, दैट इज प्योर बॉक्साइट। तो इस प्रकार से देखिए इम्प्योर बॉक्साइड कन्वर्ट हो गया प्योर बॉक्साइड में। आपको जान के खुशी होगी, इस प्रोसेस का नाम होता है, मेरे पास जगह नहीं है, कैल्सीनेशन, और कैल्सीनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, राइट। तो ये आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस। ठीक है, जो ना लिखा हो कॉपी पर वो लिख लो, सब कुछ लिखा ही हुआ है, फिर भी तुम्हें जो लग रहा हो कि ना लिखा हो वो आप इसमें नोट कर सकते हैं। सुनो आइएगा, देखो मैंने तुम्हें पूरा समझाया, अब सच बता बेटा, गिनती के 4 या 3 सवाल बनते हैं बस, तो वो सुन लो यार मेरी बात। पहला सुना बेटा, जो क्वेश्चन बनेंगे, बेयर प्रोसेस से किसको प्यूरिफाई करते हैं, रेड बॉक्साइड। सरपेक प्रोसेस से बोलो किसको करते हैं, व्हाइट बॉक्साइड। हॉल से किसको करते हैं, दोनों। एक क्वेश्चन के बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट क्या होता है, NaOH। हॉल में क्या होता है, Na2CO3, और सरपेक में क्या होता है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, दिस इज ऑल। 2 क्वेश्चन बेटा ये हो गए, और मुझे लगता है और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं, बहुत ज्यादा है। तो एक बात ये और ध्यान रख लेना कि इन तीनों प्रोसेस से ये सारी चीजें बदलती किसमें है,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको गर्म कर देते हैं, हमें प्योर बॉक्साइट मिल जाता है। ठीक, चलो बताओ रेड बॉक्साइट को किससे प्यूरिफाई करोगे? आर, बेयर। व्हाइट बॉक्साइट को किससे प्यूरिफाई करोगे? सफेद, सिलिका, सरपेक। बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट NaOH, हॉल में Na2CO3, सरपेक में कार्बन प्लस नाइट्रोजन। इन तीनों के द्वारा हम लोग बॉक्साइड को अल्टीमेटली किस में बदला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। गर्म कर दो, कैल्सिनेशन कर दो, मिल गया प्योर बॉक्साइट। राइट, 4 सवाल आते हैं। ज्यादा फर्जी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया कोई कठिन चीज नहीं है। ये सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है जो आप पढ़ चुके हो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में, ये सब पढ़ा है मैंने, ये सब। ठीक है, अच्छा बेटा, पहला काम खत्म हो गया। अब चल रहे दूसरे काम की तरफ। प्योर बॉक्साइट का रिडक्शन कराएंगे और हमें मिलेगा इम्प्योर मेटल। ठीक है, सुने बेटा, देखिए आपको ये पॉइंट मैं मेटलर्जी में पढ़ा चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो इसी पेज के हाशिए पे लिखें, फर्स्ट, सेकेंड एंड एल्यूमिनियम मेटल आर ऑब्टेन्ड। इसी पेज के हाशिए पे लिखिए, कम से कम तीसरी या चौथी बार ये पॉइंट में नोट्स में लिखवा रहा हूं, बताया तो पता नहीं कितने बार होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड एल्यूमिनियम मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक reduction of their fused salt because these metals are itself powerful reducing agent, hence their compounds are not reduced by any केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको कर लीजिए अंडरलाइन। ठीक है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप, इनके कंपाउंड का रिडक्शन करवा के इनकी मेटल को प्राप्त करना, ये काम हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से करते हैं। क्योंकि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, लाइक दीज रिड्यूसिंग एजेंट, ये इनके कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेटल इटसेल्फ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है। हम कहना क्या चाहते हैं समझाने के लिए, मान लीजिए हमने आपको NaCl दिया, हमने कहा कि भाई सोडियम को बताओ कैसे बनाओगे। तुमने सोचा कि सोडियम यहां पे +1 में है, हमने इसमें डाल दिया कोई रिड्यूसिंग एजेंट, मान लो H2। तुमने सोचा, इसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। तो अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तुम मेरे कंपाउंड को क्या रिड्यूस करोगे बे? मैं तेरे कंपाउंड को वापस से क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। इसलिए केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट, सेकेंड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। इनके कंपाउंड को रिड्यूस कराने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, ये हाशिए पे लिखा था। अच्छा, तो अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। हमारे पास है प्योर बॉक्साइड, दैट इज Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम का कंपाउंड। तो इसको रिड्यूस कराने के लिए हम कराएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, बोले तो हॉल एंड हेरोल्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? हॉल एंड हेरोल्ट मेथड।
आइए ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो सब लोग। यस, हम लोग कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एल्यूमिना ये बहुत ही हार्ड कंपाउंड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लिक्विड अवस्था की हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें इसको पिघलाना पड़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, बहुत कॉस्ट आएगी बेटा। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीजों को ऐड करते हैं, एक क्रायोलाइट Na3AlF6 और एक फ्लोरिस्पार। ये दो चीजें हम लोग ऐड करते हैं जब इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कराते हैं। इसका यूज क्या है, इसके दो यूज है। पहला पॉइंट, टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, और दूसरा पॉइंट बेटा तो क्या है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनों में टूट जाते हैं और सॉल्यूशन में आयन जितने ज्यादा होंगे कंडक्शन उतना अच्छा होगा। तो इनका दूसरा काम होता है कि सॉल्यूशन बिकम गुड कंडक्टर। ठीक है, ये सॉल्यूशन की कंडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हॉल एंड हेरोल्ड मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या है, आओ जरा पढ़ते हैं। पेन कॉपी बंद करके सामने देखो, ये रख कर दे रहा हूं। बताइए बेटा, क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरिस्पार CF2 के दो काम बताओ, हिंदी में बोलो। एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं और सॉल्यूशन के कंडक्शन को बढ़ाते हैं। अब देखो क्या होने जा रहा है बेटा, ये जो हॉल एंड हेरोल्ड मेथड है बेटा, ये हम लोग एक आयरन का टैंक होता है, लोहे का बर्तन होता है, जिसके अंदर कार्बन की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या बड़ा कर दिया मैंने, कार्बन कोटिंग। और ये जो कार्बन की कोटिंग होती है बेटा, वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैथोड की तरह काम करती है। पिघले हुए एल्यूमिना को हमने यहां पे भर दिया, साथ में जाहिर सी बात है क्रायोलाइट भी होगा और साथ में फ्लोरिस्पार भी होगा। ठीक है, भर दिया। और इसमें क्या करते बेटा, हम लोग ऊपर से ग्रेफाइट बेटा कार्बन की वैरायटी है, ग्रेफाइट की रॉड लटका देते हैं। और ग्रेफाइट की जो रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड, ये काम करती है एस एनोड। ग्रेफाइट रॉड वर्क एस एन। अब सुनो, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का बुरादा डाल देते हैं। बड़ा लोग क्या डाल देते हैं, कार्बन का बुरादा डाल देते हैं, कोक पाउडर। और ये जो कोक पाउडर होता है, ये काम करता है इंसुलेटर की तरह। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास लोहे का बना बर्तन है जिसमें कार्बन की कोटिंग कर देते हैं, जो कैथोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया, ग्रेफाइट की रॉड टांग दी जो एनोड की तरह काम करेगा, कार्बन का बुरादा छिड़क दिया जो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, होता क्या है एक्चुअली में, ये जो क्रायोलाइट होता है, ये सब बेटा आयनिक कंपाउंड, ध्यान दो सब लोग, ये क्रायोलाइट टूटा, Na+
प्लस एल्यूमिनियम आयन प्लस फ्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये भी टूट जाएगा, Ca+2 और F- ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, इतने टूटेगा, ठीक। अब देखो बेटा क्या हुआ, इसमें से Na+ भी पड़ा है, Ca+ भी पड़ा है, Al+3 भी पड़ा है, फ्लोराइड भी पड़ा है। कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन। अब कैटायन कितने? 3, Na+, Al+3 और Ca+2। जब कैटायनों की संख्या एक से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने हमसे पढ़ा होगा, जो कैटायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है वो कैथोड पे पहुंचकर पहले रिड्यूस होता है। लिख बा सर का ना मग अल। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है तो ये कैथोड पर पहुंचता है, 3 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ता है और एल्यूमिनियम के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। एनायन तो सिर्फ एक ही है बेटा, F-। ये एनोड पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, F2। ये F2 क्या करता है, इस Al2O3 को, इस लिक्विड Al2O3 को हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस कर रहा है। ध्यान समझ देखो बेटा, AlF3 बन जाता है, सॉरी मैंने बोला रिड्यूस करता है, रिड्यूस तो कर ही नहीं सकता, सिर्फ रिएक्शन कर रहा है। AlF3 बन गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ध्यान देखिएगा, कुछ करना नहीं है, समझो किताब में कैसे लिखा होता है, ये समझो। अब देखो, ये AlF3 वापस से आयोनाइज होकर क्या देगा, Al+ और F- और फिर से यही काम चलता रहेगा। फिर ये फ्लोरीन Al2O3 को रिएक्शन करके AlF3 में बदलेगा और फिर तो इस प्रकार जो हो क्या रहा है, क्रायोलाइट ने इस फिनोमिना को सिर्फ इनिशिएट किया, उसके बाद फाइनली वो क्या हो रहा है, Al2O3 से बन रहा है AlF3 और AlF3 से वापस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ओके सुनना, ये एल्यूमिनियम आपको कहां पे मिल गया, कैथोड पे मिल गया। दिस इज इम्प्योर एल्यूमिनियम, 99.8% प्योर होती है, मतलब इसमें 0.2% की अभी भी इंप्योरिटी है, और उस 0.2% की इंप्योरिटी को दूर करने के लिए हम तीसरा स्टेप करेंगे, रिफाइनिंग। सुना, ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पे रिलीज हो रही है, एनोड पर। एनोड किसका बना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब कार्बन। तो ये O2 क्या करता है, एनोड के कार्बन से कार्बन, एनोड वाला एनोड के कार्बन से रिएक्शन करके CO और CO2 के रूप में अलग हो जाता है, राइट। तो अगर ध्यान से देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है इस फ्यूज्ड Al2O3 की इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलैटिन फ्लोरोस्पार, तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हमें कैथोड पर मिल रहा है इम्प्योर एल्यूमिनियम और एनोड पे मिल रही है ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन एनोड से रिएक्शन करके बदल रही है CO और CO2 में। तो अगर हम ओवरऑल देखें इस पूरे काम का, अगर हम समरी देखें तो समरी क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, समरी क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि ये रहा Al2O3 और ये रहा कार्बन, एनोड वाला एल्यूमिनियम अलग हो गया और कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो CO और CO2 अलग हो गया। बताइए बेटा, अगर मैं इस पूरे को पढ़ने की मूड में नहीं हूं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये सब टोपा बना होता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमें इसका सार देखना चाहिए। ओवरऑल हो क्या रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि Al2O3 एनोड वाला जो कार्बन है, रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम हमें कैथोड पे प्राप्त हो रहा है और CO और CO2 हमें एनोड पर प्राप्त हो रहा है। अब सुनना, कहीं कोई स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहा कि गुरुजी आपने तो कहा था फर्स्ट सेकेंड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड को कोई भी केमिकल रिड्यूस नहीं कर सकता और आप तो कार्बन के द्वारा रिड्यूस करवा रहे हो। अरे भैया, ये ट्रिक बताई है, ये काम होता नहीं है, काम तो ये होता है। ये तो मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि ओवरऑल ये होता है, ठीक है।
अब बच्चों के मन में दूसरा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि तो CO बनाए कि CO2 बनाए, तो हुजूर ये CBSE का क्वेश्चन है और नीट वाले आपको बताएंगे कि आपके CO2 निकालना है या CO निकालना है। तो मान लो सवाल आ जाए 1 मोल Al2O3 को मैंने कार्बन से रिड्यूस कराया या रिएक्शन कराई, तो बताइए एल्यूमिनियम का कितना वेट बनेगा अगर गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये नीट का सवाल है, मतलब एग्जामिनर आपको बता देगा कि आपको CO निकालना है कि CO2 निकालना है, राइट बेटा। लास्ट पॉइंट, अब यहां पर जो कैथोड किसका बना था? कार्बन की लाइनिंग का, ये तो कैथोड है। अब एल्यूमिनियम जो है वो कैथोड पर प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जो होता है बेटा वो इस इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में भारी होता है, तो जो भारी चीज है वो नीचे जाके क्या जाती है? सेटल डाउन, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो ये ऊपर रह जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो नीचे आ जाता है, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये एल्यूमिनियम नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा ये, और नीचे एक छेद कर देते हैं और इस छेद से हम लोग इसी एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। तो ये चाहो तो लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम इज हैवी देन इलेक्ट्रोलाइट, hence settle down। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप लोगों ने एल्यूमिनियम का रिडक्शन भी देख लिया, हॉल एंड हेरोल्ड मेथड, जिससे 99.8% प्योर एल्यूमिनियम मिल रहा है। अभी भी इसमें 0.2% की इम्प्योरिटी है, जिसको दूर करने के लिए हम तीसरा स्टेप करेंगे, रिफाइनिंग। ओके, आपकी कॉपी पर देखो बेटा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो आपको लगता हो कि नहीं लिखा है वो अपने मन से लिख लीजिए। और एक बात, ये जो चीज बेटा मैंने बताई है आपको कि कैसे होता है इसका रिडक्शन, आप इस चीज को हाशिए पे लिख लीजिएगा, इस चीज को, ठीक है, हाशिए पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये दिमाग में रहे जब कभी रिवाइज करो कि ये काम होता नहीं है, ये तो उस काम का शॉर्टकट तरीका है, बस। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले हॉल एंड हेरोल्ड मेथड का कुछ पॉइंट्स बताओ। कार्बन की कोटिंग कैसे काम कर रही है? कैथोड। ग्रेफाइट की रॉड कैसे काम कर रही है? एनोड। कोक का जो पाउडर का छिड़काव कर देते हैं ऊपर से, वो कैसे काम कर रहा है? इंसुलेटर, राइट बेटा। अच्छा, एक बेटा और बता दो, क्रायोलाइट और फ्लोर स्पर का काम क्या है? पहला काम है एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, जो मेजर काम है, और दूसरा काम है कंडक्शन को बढ़ाना। अब हम लोग आ रहे हैं, तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग। 0.2% की इंप्योरिटी भी हम दूर करेंगे। हम तीसरे स्टेप में आ गए, रिफाइनिंग इम्प्योर एल्यूमिनियम से प्योर एल्यूमिनियम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हूप्स मेथड। ठीक है, इसमें तो बड़ा क्या होता है, हूप्स मेथड में भी हम लोग एक टैंक लेते हैं, इस टैंक में इस इम्प्योर एल्यूमिनियम को हमने नीचे भर दिया, फर्स्ट लेयर। दूसरी लेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फ्लोराइड ऑफ सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम भर देते हैं, और सबसे जो टॉप की लेयर होती है, उसमें प्योर एल्यूमिनियम होता है। तो इस प्रकार से 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। और ये तीनों लेयर जो बेटा होती है ना, आपस में इंटरमिक्स नहीं होती है, क्योंकि इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। देखिए बेटा क्या होता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम वाली जो लेयर है वो एनोड की तरह काम करती है, और प्योर एल्यूमिनियम वाली जो लेयर है वो कैथोड की तरह काम करती है। रटिए मत ना, आपको समझ में आएगा, देखना। इम्प्योर एल्यूमिनियम में 0.2% की इम्प्योरिटी है, बाकी 99.8% ये प्योर। होगा क्या कि इसका होगा ऑक्सीडेशन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब देखना बेटा,
एल्यूमिनियम, जो प्योर एल्यूमिनियम होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो गंदगी होगी वो यहीं पर क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक, ये एल्यूमिनियम दूसरी लेयर से, पहली लेयर से पहुंचा दूसरी लेयर में, और दूसरी लेयर से पहुंचा तीसरी लेयर में, और इस तीसरी लेयर में इसका रिडक्शन हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा और ये प्योर एल्यूमिनियम में बदल गया। तो अब खुद दिमाग लगाओ यार, जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को क्या कहते हैं, एनोड, और जिस जगह पर रिडक्शन होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो इम्प्योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, Al+3 में गंदगी वहीं पे रह गई, ये काम करेगा एस एनोड क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ। ये Al+3 सेकेंड लेयर से होता हुआ थर्ड लेयर में पहुंचा, और वहां पे इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर ये प्योर एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो गया, और जहां पे होता है रिडक्शन उसे कहते हैं कैथोड। यहां से बेटा आपको प्राप्त हो जाता है 98% एल्यूमिनियम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हुप्स प्रोसेस, राइट डियर। तीसरी बात आप लोग सोच रहे होंगे सर जब पूरा का पूरा इम्प्योर एल्यूमिनियम प्यूरिफाई हो गया तो यहां पर हम और एल्यूमिनियम डाल लेंगे, कैसे डाल लोगे, ये देखो बेटा थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा बर्तन को अगर बड़ा कर दे, जस्ट ए मिनट। अब यहां पे इम्प्योर एल्यूमिनियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से ऐसे एक ये होता है, और इससे हम लोग इम्प्योर एल्यूमिनियम डालते रहते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा, एनोड, रिडक्शन हो रहा, कैथोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हुप्स प्रोसेस। आप कॉपी पे देख सकते हैं, सब कुछ आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है, कुछ क्या लिख रहा हूं, चाहो तो ये बना सकते हो। इम्प्योर एल्यूमिनियम को डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे मैंने लिखा है इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ 3 लेयर। बिल्कुल सही बात है, इन तीनों लेयर की डेंसिटी में अंतर होता है, इसीलिए तो ये तीनों इंटरमिक्स नहीं होती है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम की मेटलर्जी क्या हो गई, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग एल्यूमिनियम को देख चुके हैं। अब एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बातें आपकी कॉपी पर लिखी हुई है, जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का रिएक्शन, ड्राई क्लोरीन, सूखी क्लोरीन, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, सारे के सारे रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से, और AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 का फॉर्मेशन होगा जो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मेरी पूरी क्लास को मालूम है, ये सबलाइन हो जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पे, राइट डियर। अगर बेटा एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग ड्राई HCl से कराए, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, जो मेटलें हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं और खुद अपना सॉल्ट बनाती हैं, एनहाइड्रस AlCl। अब ध्यान रखना, अगर अपन लोग ड्राई HCl के स्थान पर डाइल्यूट HCl ले लें, देखो बेटा डाइल्यूट और कंसंट्रेट सब जब भी आता है तो उसका मतलब होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी। तो डाइल्यूट HCl का मतलब यहां पर पानी है, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन अलग हुई और AlCl3 बना, और AlCl3 को जैसे ही पानी मिला ये तुरंत अपने क्रिस्टलाइन सॉल्ट में बदल गया, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो ध्यान रखिए बेटा कि अगर आपको एनहाइड्रस AlCl3 बनाना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा मामला ड्राई होना चाहिए। चाहे ड्राई क्लोरीन ले लो तो भी एनहाइड्रस बनेगा, H2 नहीं निकलेगा। ड्राई HCl लोगे एनहाइड्रस बनेगा, H2 निकलेगा। अगर डाइल्यूट ले लिया तो पानी होगा, और पानी होगा तो ये पानी से जुड़कर क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब आप लोगों को अगर याद हो तो सेकंड ग्रुप में भी मैंने बताया था, याद करो, सेकंड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन हैलाइड को गर्म करें और ये सोचे कि पानी निकल जाए और वो एनहाइड्रस में बदल जाए, ये हमेशा सही नहीं होता। आपको याद है कुछ
क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम क्लोराइड को सेकेंड ग्रुप में जब हमने तेजी से गर्म किया था और हम ये सोच रहे थे कि एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन हमको वहां पे मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद आया कुछ? तो उसी प्रकार से बेटा अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको गर्म करने से एनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो आपको Al2O3 मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 को बनाने के दो तरीके, ड्राई क्लोरीन और ड्राई HCl। एक तरीका मैं आपको और बता सकता हूं, क्या कुछ ऐसा करें हम लोग कि हम लोग Al2O3 ले लें, सोचना मेरी बात, सोचना, और हमने इसमें डाल दिया कोक और इसमें डाल दिया हमने ड्राई क्लोरीन। सोचो क्या ये बनेगा? सोचो, कार्बन ऑक्सीजन को घसीट लिया, बचा क्या? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम ड्राई क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? एनहाइड्रस AlCl3। आप चाहो तो ड्राई क्लोरीन के स्थान पर ड्राई HCl को ले सकते हो। ठीक है, अब सुना बेटा, तो एनहाइड्रस AlCl3 को बनाने के अपने तीन तरीके देखे। एल्यूमिनियम प्लस ड्राई क्लोरीन, एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम प्लस ड्राई HCl, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, या एल्यूमिना डाला कोक, ऑक्सीजन को घसीट लिया, बना पुअर ईल्ड में एल्यूमिनियम। पुअर ईल्ड क्यों बोल रहे हैं? कोई फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और एल्यूमिनियम को कोई भी केमिकल रिड्यूस नहीं कर सकता। पुअर ईल्ड में एल्यूमिनियम बना जो ड्राई क्लोरीन या ड्राई HCl से रिएक्शन करके बनाएगा एनहाइड्रस AlCl3। ओके बेटा, नेक्स्ट। ये बेटा हो गया, आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ है, कुछ सब कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, सब कुछ लिखा हुआ है आपकी कॉपी पे, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, दूसरा बड़ा पॉइंट आपकी कॉपी पे लिखा है, AlCl3 का रिएक्शन लिखा हुआ है NaOH के साथ। नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, हमारी पूरी क्लास जानती है एम्फोटेरिक मेटल का कोई भी कंपाउंड ले लो, NaOH अगर डालोगे तो अपने एलिमेंटेट के रूप में डिसॉल्व हो जाता है। राइट, याद रखिए। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaLOH का होल 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं +3 -4, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, तो कितने प्लस होंगे? 1। तो NaLOH का होल 4, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखो बेटा, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, और एम्फोटेरिक मेटल अकेला हो या किसी कंपाउंड के रूप में हो, एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका ऑक्साइड पकड़ो, इसका ऑक्साइड पकड़ो, दोनों को मिला दो, ये बन जाए। ये सब बेटा बहुत पढ़ाया है, प्लीज यार बार बार हमसे पीछे की बातें मत पूछो, जितना होता है मैं बता देता हूं। ये सब मैंने हाइड्रोजन इस कंपाउंड में बहुत पढ़ा रखा है। अच्छा बेटा, जहां बेटा मैंने वहां पर यह भी बताया होगा कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कोई डायरेक्ट नहीं बन जाता है, सबसे पहले ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और एम्फोटेरिक मेटल अपने हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट होता है, और ये प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट A। सुना? तो जहां एल्यूमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जा रहा है, वहीं बेटा NaOH के स्थान पर अगर हम NH4OH ले लें, अक्वस अमोनिया भी कहते हैं, तो सर्वप्रथम बिल्कुल इस रिएक्शन के तरीके, एल्यूमिनियम अपने हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में अलग होगा, लेकिन बेटा जहां ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, वहीं ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्सेस ऑफ अक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता है, और हमें मिल जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, नॉट डिसॉल्व इन अक्वस अमोनिया, नॉट डिसॉल्व इन अक्वस अमोनिया। क्लियर हो गया बेटा? तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम की बातें हम लोगों ने खत्म करी, और अब हम लोग करने जा रहे हैं
एल्यूमिनियम को लेकर एक बात और पढ़नी है हम लोगों को, एलम के बारे में। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। अब बेटा हम लोग को पढ़ना है एलम। एलम सबको मालूम है, दे आर द डबल सॉल्ट। कहां पढ़ाया, कहां पढ़ाया, याद है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताया था मैंने, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट। एलम का बड़ा जनरल फार्मूला होता है M2SO4, M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। दोनों मेटल को अलग करने के लिए यहां पे डैश लगा दे रहे हैं। दिस इज द जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहां पे आप लोग देख रहे हैं ये +2 है, सॉरी ये -2 है, ये +1 है, मतलब दिस मेटल इज मोनोवेलेंट। -2 +3, दिस मेटल इज ट्राइवेलेंट, ठीक है। ये मोनोवेलेंट होती है Na+, K+, ये ट्राइवेलेंट होती है Al+3, Fe+3, Cr+3, ओके। फर्स्ट ग्रुप का वो कौन सा मेटल है जो एलम का फॉर्मेशन नहीं करता? लिथियम, याद आया? ओके, सुनो। अगर हम इस पूरे कंपाउंड को देखें तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए, अगर 2 को कॉमन लो तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1। सल्फेट कितने हैं? 3 और 1 4, कितने बचेंगे? 2। और पानी कितने बचेंगे? 12, राइट। क्या कुछ और कॉमन ले सकते हो? नहीं। कुछ और कॉमन लोगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे, मतलब आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो ऐसा फार्मूला जिससे फर्दर कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके, ऐसे फार्मूले को कहते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। तो ऊपर वाला जो फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है M2SO4, M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। 2 कॉमन ले लोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। सुना बेटा, जैसे मालूम मैंने बनाया पोटास एलम। पोटास एलम का मतलब वही है, पोटास से बना पोटेशियम, मोनोवेलेंट होगा पोटेशियम। K2SO4 ट्राइवेलेंट यूजली एल्यूमिनियम, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पोटास एलम को ही हम लोग बोल देते हैं सिंपल एलम। तो एलम का मतलब पोटास एलम, ठीक। अब सुनना मेरी बात। अब अगर तुमसे कोई दूसरी एलम पूछी जाए तो तुम अपने दिमाग में हमेशा इसी को रखना। जैसे मैंने आपसे पूछा क्रोम एलम का फार्मूला बताओ, अब सुनना मेरी बात। अब हम जो भी फार्मूले बनाएंगे इस पोटास एलम से बनाएंगे, ठीक। अब सुनना, क्रोम 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 क्रोमियम, क्रोमियम बोले तो Cr+3, ओके। अपना जो बेसिक एलम है उसके ट्राइवेलेंट को क्रोमियम नामक ट्राइवेलेंट से रिप्लेस कर दो तो क्रोम एलम बन जाएगा। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें सिर्फ ट्राइवेलेंट को चेंज करना है, दैट्स इट, राइट। मैंने बोला अमोनियम एलम। अब अमोनियम मतलब NH4+, NH4+ मतलब मोनोवेलेंट। तो अपने बेसिक फार्मूले में मोनोवेलेंट को चेंज करेंगे, अब इसको चेंज नहीं करेंगे तो अमोनियम एलम का फार्मूला बनेगा तो इस प्रकार से पोटास एलम को अपना बेस मान लिया करो। ये तुम्हारा बेस है और इस बेस में इंटरचेंज करके तुम दूसरे एलम का फार्मूला बना सकते हो, राइट। हमारे छात्र जानते हैं ये जितने भी एलम होती हैं दे ऑल आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, दे ऑल आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि आइसोमॉर्फस पेयर क्या होते हैं, जाइए केमिकल बॉन्डिंग के आयनिक बॉन्ड को पढ़िए, वहां पे पढ़ा रखा है रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन NaNO3 एंड NaClO3। सोच के बताइएगा क्या ये आइसोमॉर्फस पेयर है। अगली क्लास में आप मुझे बताएंगे कि क्या ये आइसोमॉर्फस पेयर है NaNO3 और NaClO3।
सोच के बताइएगा। तो ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट मैं रब कर रहा हूं, बोलेंगे एलएम का जनरल फॉर्मूला बोलिए, M2SO4, M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, 2 कॉमन ले लोगे तो इंपिरिकल फार्मूला बन जाएगा। हमारा बेसिक एलम कौन सा होता है, पोटास एलम। फार्मूला बोलो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। आइसोमॉर्फस पेयर क्या होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, एक सवाल और दे दिया मैंने आपको, घर से पढ़िए। NaNO3 और NaClO3 बताइए आइसोमॉर्फस है या नहीं। कल आपकी कॉपी पे जगह हो तो अगले पेज, लास्ट पेज पहुंचे बेटा, लास्ट पेज नंबर 39, उसका हाशिया खाली पड़ा है, वहां पे पॉइंट लिखो स्यूडो एलम, हाशिया पे लिख लो, लास्ट पेज के हाशिए पर। एलम में जो पहली मेटल थी वो मोनोवेलेंट थी, M2SO4। अगर उसको मोनोवेलेंट से कर दो डाईवेलेंट, दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्राईवेलेंट ही रहेगी। यस, इसे कहते हैं स्यूडो एलम। ध्यान रखना बेटा, जो एलम्स होती हैं वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होती हैं, लेकिन स्यूडो एलम नॉर्मल एलम के आइसोमॉर्फस नहीं होते। राइट, तो इस प्रकार से एलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो पॉइंट और लिखे हुए आइए उनको देख लेते हैं। पेज नंबर 38, एलम हेडिंग पड़ी हुई है, जनरल फार्मूला ओके। एम के ऊपर लिखो रोमन में 1, एम डैश के ऊपर लिखो 3। एम इज मोनोवेलेंट, Ag+, Cl+, NH4+, फर्स्ट कैटायन एक्सेप्ट लिथियम। एम डैश इज ट्राइवेलेंट, Al+3, Cr+3, Fe+3, राइट। लास्ट पेज। पोटास एलम बोले तो एलम, क्रोम एलम, अमोनियम एलम सब समझ गए होंगे, एम्पिरिकल फार्मूला समझ गए होंगे, हाशिए पे आपने लिख लिया होगा स्यूडो एलम, राइट। एलम्स आर यूज्ड एज मॉर्डेंट इन डाई इंडस्ट्री। आप सोच रहे होंगे ये मॉर्डेंट क्या होता है, देखो बेटा, ये रहा कपड़ा और कपड़े पे हमें डाई कराना है। अबे सफेद कपड़े को काला कराना है, पीले कपड़े को नीला कराना है, डाई चलानी है। तो कपड़े और डाई को बाइंड करने का जो काम करता है उसी को कहते हैं मॉर्डेंट। तो ये जो एलम्स होते हैं बेटा, एलम्स टूटकर आपको एल्यूमिनियम आयन प्रोवाइड करते हैं और ये एल्यूमिनियम आयन कपड़े और डाई को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए एलम्स आर यूज्ड एज मॉर्डेंट, राइट। नेक्स्ट लिखा तो लिख लेना, ठीक है, उसी के बगल में लिख लेना। कपड़े को डाई से जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें मॉर्डेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल Al+3 एंड Al+3 का सोर्स होता है एलम, इसलिए एलम आर यूज्ड एज मॉर्डेंट इन डाई इंडस्ट्री। नेक्स्ट, प्रिवेंट द ब्लीडिंग बाय कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव ब्लड सॉल्ट। पढ़ा चुका हूं, याद करो सरफेस केमिस्ट्री, ब्लड कैसा होता है, याद आया कुछ? ऑलवेज यूज HBO पेन से, याद आया? तो ब्लड जो होता है एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का राज है उनके ऊपर उपस्थित चार्ज। अगर मैं उस चार्ज को खत्म कर दूं तो कोलोइडल के पार्टिकल आपस में मर्ज होके सेटल डाउन होने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं, इसी को कहते हैं कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ओके, तो आप तो देख ही रहे हो एलम के अंदर यार तमाम आयन पड़े हुए यार, पॉजिटिव वाले भी झेल के पड़े हैं, नेगेटिव वाले भी झेल के पड़े हैं। तो आपका कोलोइडल चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर एलम डालोगे तो वो उसको प्रेसिपिटेट करवाएगा। आपने सुना होगा अक्सर जब बार्बर की दुकान में जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो दाढ़ी जब वो बनाता है तो धोखे से अगर ब्लेड लग जाए तो खून आने लगता है। बार्बर क्या करता है, फिटकरी को लेता है और कस के रगड़ता है। क्यों? फिटकरी बोले तो एलम, सोर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन। ब्लड बोले तो कोलोइडल, ये क्या करेगा, उस कोलोइडल को वहीं पर प्रेसिपिटेट कर देगा, राइट। तो इसका यूज करते हैं ब्लीडिंग को रोकने। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बड़ा सा घाव हो जाए और तुम फिटकरी भरा भर पड़े हुए हो ना, ये ना कर देना कभी, हल्के फुल्के कट में यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट, प्यूरिफाई द वाटर बाय प्रेसिपिटेटिंग नेगेटिव मड पार्टिकल। याद करिए हुजूर, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था। हम लोग जब नल से या जेट से पानी भरते हैं
तो कभी कभी पानी में मिट्टी आती है, याद है? मिट्टी के जो पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं सस्पेंशन रेंज वाले, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी के जो पार्टिकल कोलोवाइलर रेंज के होते हैं 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम, एनसीईआरटी में लिखा है, वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, वो अभी भी पानी में तैर रहे होते। तो इन कोलोवाइलर रेंज के मिट्टी के पार्टिकलों को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम एलम का इस्तेमाल करते हैं। तरीका वही होगा कि एलम में उपस्थित जो आयंस है वो मिट्टी के चार्ज पार्टिकलों को चार्ज लेस कर देंगे, मिट्टी के पार्टिकल आपस में मर्ज होंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एलम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज मॉल्डेंट इन डाई इंडस्ट्री, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, एलम्स आर डबल सॉल्ट, हेंस गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। सब कहा चुका हूं। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, उसी के आगे लिखो, हेंस कैन बी ग्रोन ओवर ईच अदर, हेंस कैन बी ग्रोन ओवर ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसको देख लो। कैन बी ग्रोन ओवर ईच अदर, समझ लो। मान लो ये पोटास एलम का एक सॉल्यूशन है, समझेगा? और तुमने इसमें क्या किया, क्रोम एलम के एक टुकड़े को लटकाया। क्रोम एलम, चूंकि पोटास एलम क्रोम एलम आपस में आइसोमॉर्फस है, तो ये पोटास एलम इसके ऊपर जमने लगेगा, क्रिस्टलाइज करने लगेगा, इसका साइज बड़ा होने लगेगा। अब उल्टा कर दो, टुकड़ा ले लो पोटास एलम का, सॉल्यूशन ले लो क्रोम एलम का, तो पोटास एलम के ऊपर क्रोम एलम ग्रो करने लगेगा। तो आइसोमॉर्फस पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्रो कराए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेगा हीटिंग एक्शन। आइए, कुछ नहीं है यार, सब मालूम है मेरे भाई, सब मालूम है अपन लोगों को। हीटिंग एक्शन कुछ नहीं है बेटा, ये रहा पोटास एलम, आपको जाने खुशी होगी, इनिशियली गर्म करने पर क्या होता है, ये अपने अंदर से पानी को बाहर करता है और ये इसमें बदल जाता है। जब पानी बाहर निकल गया बेटा, इसको कहते हैं हम लोग बर्न्ट एलम, एंड इट स्वेल अप, फूल जाता है। एलम जो होती है फूल जाती है, राइट? अब अगर इसको फर्दर गर्म कर दो तो सुन लो हुजूर, याद करिए फर्स्ट ग्रुप जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ऑक्सो एनायनों के हीटिंग एक्शन पढ़े थे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट सब पढ़े थे। आपको मालूम है फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट सल्फेट डिकम्पोज नहीं होते, ऐसे नहीं। और बकाया जितने सल्फेट होते हैं जब उनको गर्म करते हैं तो मेटल बदल जाता है अपने ऑक्साइड में और साथ में गैस निकलती है SO3। तो बर्न्ट एलम को जो गर्म किया इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये डिकम्पोज कर दिया अपने ऑक्साइड में और SO3 गैस क्या हो गई अलग। कौन बताएगा वो कौन सा सल्फेट है जिसको गर्म करने पे SO3 के साथ साथ SO2 गैस भी निकलती है, ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, राइट? ये हीटिंग एक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। मैं क्यों बताऊं भाई, नहीं क्यों बताएं, मेटलर्जी में नहीं बताया क्या है? Fe2O3 Cr2O3 MnPO4, इन तीन मेटल ऑक्साइडों को हम रिड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। ये मेटल रिड्यूस हो गई, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को घसीट लिया और ये मेटल जो है वो रिड्यूस हो गई। आपको जान के अच्छा लगेगा, सब पढ़ा चुका हूं। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सो। आपको मैंने मेटलर्जी में सब पढ़ा रखा है, मैंने वहां पर बताया था एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल होती है जिसकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी मेटलों में सबसे ज्यादा होती है। तो जब कोई मेटल ऑक्साइड हम लेते हैं और उस पर एल्यूमिनियम डालते हैं तो ये ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, घसीटता है और मेटल को रिड्यूस कर देता है और खुद अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। हमारे छात्र जानते हैं जब भी दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एनर्जी का लॉस होता है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक।
इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेल्डिंग पर्पज में। किसमें करते हैं? वेल्डिंग पर्पज में। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल चूंकि वेल्डिंग पर्पज में कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को निकालने के लिए तुम दिस प्लस दिस ले सकते हो, एनर्जी निकलेगी, वेल्डिंग में यूज करो। तुम दिस प्लस दिस ले लो, एनर्जी निकलेगी, वेल्डिंग में यूज करो। तुम दिस प्लस दिस ले लो, एनर्जी निकलेगी, वेल्डिंग में यूज करो। परंतु हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं दिस प्लस दिस, और इस मिक्सचर को कहते हैं हम लोग थर्माइट मिक्सचर। कॉपी पे लिखा होगा 1:3 रेशियो। देखिए लास्ट में क्या लिखा है? 1:3 मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज कॉल्ड थर्माइट मिक्सचर। एक पार्ट होगा एल्यूमिनियम और 3 पार्ट होगा Fe2O3। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं एक कौन होगा और 3 कौन होगा। अबे जो एक है वो एक होगा, जो 3 है वो 3 होगा, राइट। तो थर्माइट मिक्सचर में 1 पार्ट एल्यूमिनियम होता है, 3 पार्ट Fe2O3 होता है। This is all about the Goldsmith aluminothermite process. This mixture is called thermite mixture used for welding purpose. Last one. Lapis lazuli is a blue color sodium aluminosilicate. सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को हम लोग लैपिस lazuli कहते हैं। ब्लू कलर का ये होता है। लास्ट में बड़ा कुछ यूज लिखे हुए, आइए 1 by 1 सारी यूज पढ़े। पहला बड़ा यूज क्या लिखा हुआ है? बोरॉन स्टील का यूज करते हैं ऐसे कंट्रोलर रॉड। यस, इस समय टाइम हो रहा है 12 बज रहा है रात का। पहली बार है कि रात के 12 बजे अपने घर पे पढ़ने के स्थान पर मैं पढ़ा रहा हूं। रात का 12:10 हो रहा है। बारह बज के 10 मिनट हो रहा है रात का। खैर, तो बस एक बात मैं आप लोगों से और बोलना चाह रहा हूं बेटा कि घर पर पढ़ाई करते रहो। अपने डाउट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहो, फोन करके, फोटो खींच के या वीडियो कॉल करके। घर पे रहो, सेफ रहो। घर के बाहर निकलो, कोई मनाही नहीं है। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। बस मास्क लगा के निकलो और जेब में एक छोटा सा सैनिटाइजर का बॉटल लेकर निकलो। टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं उसको आराम से पेपर दो, ईमानदारी से उस पेपर को अटेम्प्ट करो। जो मैं व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग बेटा आ गए थे कि यूजेस पे, आइए यूज कर दे। पहला बेटा यूज क्या लिखा हुआ है? बोरॉन स्टील। बोरॉन स्टील का यूज करते हैं कंट्रोलर रॉड। यस, जो न्यूक्लियर फिजन होता है, आपने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? जब न्यूक्लियर फिजन होता है, हम लोग यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। यूरेनियम जो होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। तो इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब, बेटा बोलो ना, एब्जॉर्ब करने का काम करता है कंट्रोलर। और कंट्रोलर के रूप में यूज करते हैं हम लोग बोरॉन स्टील या कैडमियम का भी करते हैं। तो बोरॉन स्टील के ऑब्लिक में कैडमियम लिख लो। कंट्रोलर रॉड होते हैं, न्यूक्लियर फिजन में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट फायर प्रूफ क्लॉथ, याद रखिए, सूरज पे अगर जाना है तो एल्यूमिनियम सल्फेट के कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिल्वर पेंट। हाँ भैया, जो सिल्वर पेंट आते हैं उसमें सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होती है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एल्यूमिनियम। बोरॉन फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट हम लोग बनाते हैं बोरॉन फाइबर का। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। बोरेक्स यूज एज रेसिस्टेंट ग्लास, हीट रेसिस्टेंट ग्लास बनाने में हम बोरेक्स या बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हीट रेसिस्टेंट ग्लास बोले तो पायरेक्स ग्लास। सानिया पर फिर चढ़ा प्यार का भूत, 4th ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे इसको। उसके बाद 2 चीजें और आपकी कॉपी में लिखी है, अमोनल और एमेटॉल। क्या होता है आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, अब बगल में लिख लो एक्सप्लोसिव। क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव। अमोनल और एमेटॉल एक्सप्लोसिव।
एल्यूमिनियम और अमोनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम और टीएनटी का मिक्सचर कहलाता है अमोनल और एमेटॉल, एक्सप्लोसिव होते हैं। आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट बेटा अपनी कॉपी पे और लिख लो। कितने पॉइंट लिखे हैं? 7। एक 8वां पॉइंट और लिख लो। अब देखो बेटा, ये जो एल्यूमिना होता है ना, एल्यूमिना, ये बेटा बहुत सारे जो जेम स्टोन होते हैं, जेम स्टोन जो अंगूठी में हम लोग पहनते हैं, माणिक, पन्ना, तो ये जो जेम स्टोन होते हैं ना बेटा, ये एक्चुअली केमिकली Al2O3 ही होते हैं। अब सवाल बेटा यहां पर ये आ रहा है कि सर हम लोगों ने जेम स्टोन देखे हैं, सुंदर सुंदर जेम स्टोन क्यों कहते हैं? इनकी कीमत भी डायमंड के जैसे बहुत ज्यादा होती है, महंगे होते हैं जेम स्टोन, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। अब सवाल बेटा ये है कि आखिरकार ये कलर्ड क्यों है, जबकि यहां पर Al+3 है, O-2। हमारे साथ जानते हैं एल्यूमिनियम इज 3s2 3p1, +3 कर दिया तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। क्या Al+3 के पास कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है? नहीं। और जब तक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक ये कलर्ड नहीं होगा। तो सवाल ये है कि अगर ये जेम स्टोन है तो ये कलरफुल है, लेकिन ये कलरफुल कैसे है? इसके पास तो कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को याद करिए। एल्यूमिना जेम स्टोन की तरह यूज होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। यूजली इनमें इम्प्योरिटी होती है जैसे Cr+3। Cr+3 की इम्प्योरिटी होती है 2 जेम स्टोन में, एक रूबी और दूसरा एमराल्ड। माणिक, पन्ना, ये दोनों बेटा केमिकली क्या होते हैं? Al2O3 होते हैं, लेकिन इनके कलर का कारण क्या होता है? Cr+3। ओके, तो जितने भी जेमस्टोन होते हैं केमिकली बेटा वो Al2O3 ही होते हैं, लेकिन उनके कलर का कारण होता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ Cr+3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 3rd ए ग्रुप जो है वो खत्म हुआ। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे 4th ए ग्रुप। ओके, जस्ट मिनट हुजूर, तो आज हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस को रिवाइज किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन के 2 थे HNO2 HNO3, फास्फोरस के 2 थे H3PO3 H3PO4, सल्फर के 2 थे H2SO3 H2SO4 और हेलोजन के 4 थे HOX HXO2 HXO3 HXO4। उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर को रिवाइज किया बोरॉन फैमिली पार्ट 1 को। उसके बाद आज का लेक्चर मैंने चालू किया था बोरॉन फैमिली पार्ट 2। आज हम लोगों ने पढ़ा बोरेक्स के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ा, हम लोगों ने आज एल्यूमिनियम की कुछ रिएक्शंस पढ़ी, हम लोगों ने आज एलम के बारे में पढ़ा और कुछ यूजेस भी हम लोगों ने पढ़े। आज हम लोगों ने बहुत ही प्यारा पॉइंट क्या पढ़ा है, बोरेक्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। Na2 सोचो, B4 4 B है तो 4 OH, 5 ऑक्सीजन, O5 OH का होल 4, 2 बोरॉन थे sp2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरॉन थे sp3 8 इलेक्ट्रॉन। जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमें मिला बोरिक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। तो ये काम करेगा एसिडिक बफर के तरीके। 1 मोल बोरेक्स 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा। बोरेक्स के इस स्ट्रक्चर में 5 ब्रिज ऑक्सीजन है, 5 BOB बॉन्ड होंगे। राइट बेटा, इस प्रकार से खत्म हो गया। एक बात बेटा और सुन लो मेरी, 3rd ए ग्रुप पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीट आपको चाहिए है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम और अपना बैच सेंड कर दीजिए। थर्ड ए ग्रुप खत्म हो गया। अच्छे से इसको रिवाइज करिए, इसको याद करिए जो याद करने वाले पॉइंट है। इसकी ऑब्जेक्टिव शीट अगर आपको चाहिए है तो आप इस नंबर पे मुझे अपना नाम और बैच मैसेज कर दें। ओके, सो ओके भाई, थैंक यू। मिलेंगे अगला लेक्चर में 4th ए ग्रुप कार्बन फैमिली।